हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए। और आज के क्लास का हमारा टॉपिक है द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। आज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम लेंगे जो हम लोगों को क्लास 10th और 11th में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कब कम होगा कब ज़्यादा होगा, और उस रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस का क्या लेना देना है, इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आइए आज का हम टॉपिक पहले लिखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बेसिक टर्म्स के बारे में बता दूं, जैसे रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं बच्चों? तो देखिए, जिस समय हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था इस चैप्टर का, उस समय भी हम आपको करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताए थे कि अगर कहीं चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होता है। अब मान लीजिए कि अगर कहीं चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, चाहे वो मेटेलिक वायर से मूव करें इलेक्ट्रॉन्स के रूप में या फिर आयंस के रूप में मूव करें किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो उस केस में उनका जो फ्लो होता है वो फ्लो किसी न किसी फैक्टर की वजह से बाधित होता है। वो फ्लो में कुछ न कुछ ऑब्स्टैकल आती हैं, तो इसी ऑब्स्टेकल को रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। यानी रेजिस्टेंस को आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द ऑब्स्टैकल इन द फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स is known as electric resistance, is known as electric resistance. The obstacle in the flow of charged particle is known as electric resistance. अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इसके बारे में तो आपको बताया गया होगा। जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर को घटाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। किसी भी मेटल का लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, किसी मेटल वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, और इस रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है, इस SI यूनिट इज ओम, जिसको हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओम कहा जाता है। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर is directly proportional to length of wire and inversely proportional to area of क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटालिक वायर है, तो मेटालिक वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो मेटालिक वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं? तो मान लीजिए कि किसी मेटालिक वायर को आप बीच से कट किए तो उसका ये जो सामने का पोर्शन होता है, ये सामने वाला पोर्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। इसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वायर जितना मोटा होगा उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा, और किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना मोटा वायर होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी अगर तार की लंबाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तार की मोटाई ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया। और यहाँ पर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आर बराबर हम एक कांस्टेंट लाते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए। ये जो रो है, इस रो को, ये ग्रीक वर्ड रो है, वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as रेजिस्टिविटी। इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो को, या फिर इसको दूसरा नाम आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रो जो हो गया ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहलाएगा। अभी हम आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आपको रिलेशन भी बताएंगे कि कब वो आपस में इक्वल होते हैं, क्या कंडीशन है कि किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। पहले इन चीज़ को आप कॉपी में नोट कर लें बच्चों, ये बेसिक है, ये बच्चों को क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस का, तो खैर मान लीजिए कि आप यूनिट वगैरह जान ही रहे हैं कि वो ओम होता है, आर से इंडिकेट किया जाता है। इसके आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। आप इसको कॉपी में नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसको रो सिंबल से डिनोट किया जाता है। देखो, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है? अभी हम आपको बताया कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसी वायर का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप सपोज करो कि आपके पास एक वायर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। ये वायर की लंबाई 1 मीटर है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिए, इफ लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of wire is 1 meter square, then in this case resistance of wire will be equal to its resistivity. Then resistance of wire will be equal to इट्स रेजिस्टिविटी। कहने का मतलब है, अभी हम आपको क्या बताए कि R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। लेंथ को आप 1 मीटर माने हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, यानी R बराबर रो इंटू 1 अपॉन 1। इनका वैल्यू तो यूनिटी है, यानी इस केस में R और रो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि
रेजिस्टिविटी किसी भी मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसके रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है अगर उस मेटेलिक वायर का लेंथ 1 मीटर हो और उस मेटेलिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ से हम आपको रेजिस्टिविटी का कैलकुलेशन फॉर्मूला और उसके यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है, तो यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। ये इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन के लिए। रो रेजिस्टिविटी हो गया, R रेजिस्टेंस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल हो गया लेंथ ऑफ वायर। यहाँ से यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो बराबर, देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओम होता है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, या फिर इसको ओम सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसका कैलकुलेशन या तो ओम मीटर में होता है या तो ओम सेंटीमीटर में होता है। ये कुछ बेसिक्स थी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं जो है कंडक्टेंस। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस, तब तक आप इसे कॉपी में नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस, इसको कैपिटल जी से इंडिकेट किया जाता है। देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस is known as, the inverse of resistance is known as conductance। रेजिस्टेंस का जो उल्टा वैल्यू होता है, रेसिप्रोकल वैल्यू होता है, वो कंडक्टेंस कहलाता है। इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, यानी आप यहां से क्या लिख सकते हो, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 बाई आर हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए ऊपर जाएगा तो यहां से हो जाएगा A बाई रो इंटू एल। यहाँ से G बराबर 1 बाई रो होता है, इस यहाँ पे A अपॉन एल हो जाएगा। देखो 1 बाई रो, यहाँ पर रो अभी रेजिस्टिविटी का, अभी जो रेजिस्टिविटी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे वो रो था, तो 1 बाई रो का मतलब होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी ऑफ सेल कहते हैं। इसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी यहाँ से G बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू ए अपॉन एल। यहाँ पर K क्या है, K इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, और बाबू यहाँ पर जो एल लेते हैं ना, वो किसी वायर की लंबाई नहीं लेते। देखो सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड को डीप किया गया है, 2 इलेक्ट्रोड को डीप किया गया है, दोनों को एक मेटालिक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट किया गया है। तो मान लीजिए कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों इलेक्ट्रोड का, ये आपका A है और एल यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी होती है, यानी 2 इलेक्ट्रोड्स के जो बीच की दूरी होगी वो L होगी और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा। इस केस में जो कंडक्टेंस होता है तो G इक्वल्स टू K इंटू ए अपॉन एल हो जाता है। ठीक है, G कंडक्टेंस हो गया, K को कंडक्टिविटी ऑफ सेल कहा जाता है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और L यहाँ पर लेंथ बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स होता है। L है लेंथ, या फिर आप डिस्टेंस लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और A तो आप जानते हो, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये हो गई कंडक्टेंस की बात। अब हम आते हैं थोड़ा कंडक्टेंस का यूनिट वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कंडक्टेंस का यूनिट कैसे निकालोगे, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस
तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है G इक्वल्स टू 1/ρ इंटू A/L। अब रो का यूनिट क्या था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, जो रेजिस्टिविटी होता है इसको ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए कि आप रेजिस्टिविटी के लिए ओम मीटर ले लिए, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होता है और लेंथ जो है वो मीटर में होता है। मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि जी का जो यूनिट होगा वो 1/ओम हो गया। इसको हम ओम इनवर्स भी लिखते हैं, डोंट साउट, इसको ओम इनवर्स कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है साइमेंस, जिसको कि कैपिटल एस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। या तो इसको पर ओम लिखिए या साइमेंस लिखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कॉपी में लिख लें, इसके बाद हम इसके आगे की बातें करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि कंडक्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक कंडक्टेंस जो मेटल वायर के द्वारा होता है, इसको मेटालिक कंडक्टेंस कहा जाता है, और दूसरा, इस मेटालिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहलाएगा। जो दूसरा कंडक्टेंस है वो होता है आयोनिक कंडक्टेंस, और आयोनिक कंडक्टेंस का जो दूसरा नाम है इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहलाता है। अब हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे जो सबसे फर्स्ट आपका मेटालिक कंडक्टेंस है, मेटालिक कंडक्टेंस, इसको आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? तो अगर किसी मेटल वायर में कंडक्टेंस अराइज होता है, कंडक्टेंस अकर होता है, तो उस मेटल वायर के कंडक्टेंस को मेटालिक कंडक्टेंस कहा जाता है। चूंकि किसी भी मेटल वायर में कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से होता है, तो इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी होता है। देखो, इफ कंडक्टेंस अकर्स इन मेटल, if conductance occurs in metal, then it is called metallic conductance, it is also known as इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है, because it occurs due to movement of electrons, it occurs due to movement of electrons present in metal। इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से अराइज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर किसी मेटल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने की वजह से उसका कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। कौन सा कंडक्टेंस? मेटालिक कंडक्टेंस। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर इंक्रीमेंट होता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इंक्रीमेंट होता है तो मेटालिक कंडक्टेंस में भी इंक्रीमेंट होगा। और दूसरा बात है टेम्परेचर। अभी थोड़ी देर पहले जब हम रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे तो आपको बताया कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस हाई हो तो वो बहुत जल्द गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो देखिए कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो मेटालिक कंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्टेंस। इसमें सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर आप लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टेंस ऑफ मेटल, कंडक्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो मेटल का कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। और दूसरा कंडीशन है, दूसरा फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि अगर मटेरियल जो है वो ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर का है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, वो अलग फैक्टर है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, देन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बाधित होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बाधित होगा तो कंडक्टेंस भी घट जाएगा। तो इस केस में क्या है कि एंड कंडक्टेंस ऑफ मेटल, कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीजेस। तो यही दो फैक्टर्स हैं। और तीसरा तुम लिख सकते हो खुद से, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यूज्ड। अगर कंडक्टिंग नेचर का मटेरियल यूज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये जो टॉपिक था ये मेटालिक कंडक्टेंस पे था। मेटालिक कंडक्टेंस का डिस्कशन कर लिए। अब आप इसको अपने कॉपी में लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखिए, अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है आपका आयोनिक कंडक्टेंस। ये सेकंड कंडक्टेंस का टाइप होता है जिसको हम आयोनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन की वजह से अराइज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, देखो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इफ द कंडक्टेंस ऑफ, या फिर तुम ऐसे लिखो कि इफ कंडक्टेंस occurs due to movement of ions present in solution, movement of ions present in electrolyte solution, then it is called इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलो या फिर इसको आयोनिक कंडक्टेंस कहा जाता है, दोनों इसी का नाम है। देन इट इज कॉल्ड आयोनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन तैयार है और उसके कंडक्टेंस की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस आयंस के मूवमेंट की वजह से होता है, और आयंस का मूवमेंट होगा तो उसमें कंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आयंस मूव करेंगे कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पर इसका जो रीज़न है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, it is also called electrolytic conductance because it occurs due to dissociation of electrolytes. It occurs due to dissociation of electrolytes in aqueous medium, यानी किसी भी एक्वियस मीडियम में अगर इलेक्ट्रोलाइट को घोला जाए तो वहाँ पर जो कंडक्टेंस होगा वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहा जाता है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को ही आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब इसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं
जो इनको प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस। इनमें भी कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आयंस की संख्या बढ़ेगी, तो चूंकि आयंस के फ्लो होने की वजह से ही आयोनिक कंडक्टेंस होता है, तो अगर आयंस की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। यानी नंबर ऑफ आयंस में ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस आयोनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस। अगर आयंस की संख्या बढ़ेगी तो आयोनिक कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा रीजन होता है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, या फिर दूसरा रीजन है साइज ऑफ आयंस। तो साइज ऑफ आयंस क्या है? अगर आयंस के साइज छोटे छोटे होंगे तो उनका मूवमेंट आसानी से होगा, अगर आयंस बड़े हो जाएंगे तो उनका मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ आयंस आयोनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। आयोनिक कंडक्टेंस का वैल्यू घट जाता है। तीसरा है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। देखो बाबू, विस्कोसिटी किसको कहते हैं? विस्कोसिटी भी एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स होता है जो एक्वियस मीडियम में अप्लाई होता है। जैसे आप देखते होंगे कि पानी का फ्लो आसानी से होता है, अगर पानी के जगह पे उससे ज़्यादा कोई गाढ़ा लिक्विड अगर हम रखें तो उसका फ्लो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो किसी भी दूसरे लिक्विड में विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका फ्लो थोड़ा स्लो होता है। तो मान लो कि अगर किसी मीडियम का विस्कोसिटी का वैल्यू हाई है तो वो आयंस को आसानी से मूव करने नहीं देगा। तो आपको ये चीज़ लिखना होगा कि ऑन इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ मीडियम द आयोनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बाधित होगा। द आयोनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। और इसका एक लास्ट जो फैक्टर होता है वो है टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्वेश्चन ये आता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से मेटालिक कंडक्टेंस घटता है, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बाधित हो जाएगा, और इस केस में उसका जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो घट जाएगा। लेकिन आयोनिक कंडक्टेंस में ऐसा नहीं होता। आयोनिक कंडक्टेंस में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयंस की संख्या बढ़ेगी, आयंस की संख्या बढ़ेगी तो आयोनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा। यानी आप ये चीज़ को लिखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, degree of dissociation of electrolyte increases, and hence ionic conductance increases। तो ये थे आपके कंडक्टेंस के दोनों टाइप्स, और वो कौन कौन फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, कौन कौन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब इसके आगे हम आपका डिस्कशन करेंगे कि किसी भी सेल का कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे कॉपी में नोट कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। ये आपका अगला टॉपिक कि किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को कैसे मेज़र किया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सेल है, इस सेल में किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन को घोला गया है,
ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसमें दो इलेक्ट्रोड को डीप किया गया। इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो कॉमन एरिया है, जिसको कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो मान लीजिए कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इनको किसी कंडक्टिंग वायर से ऐसे इधर कनेक्ट किया गया है। इधर कंडक्टिंग या कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है। ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो दूरी है वो L है और इनका जो कॉमन एरिया है, कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया ये A है। इन दोनों का कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो इस केस में देखिए हम कंडक्टिविटी किसको कहते हैं? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। यानी कि रेजिस्टिविटी के इनवर्स को या रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी कहा जाता है, इज नोन एज कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय काप्पा, इसको काप्पा से डिनोट करते हैं, जिसको कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि काप्पा K इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी यहाँ से K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई रो। और इसके पहले जस्ट इसके कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि रो क्या है, रो रेजिस्टिविटी है, यानी R इंटू A अपॉन L होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे R इंटू A अपॉन L, L ऊपर जाएगा तो यहाँ से K का वैल्यू क्या आ जाएगा, K इक्वल्स टू 1 बाई R इंटू L अपॉन A। ये जो लेंथ और एरिया का आप रेशियो देख रहे हो, दिस रेशियो इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। इसको हम सेल कांस्टेंट का वैल्यू देते हैं या सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से K बराबर क्या होगा, देखिए 1 बाई R, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, जो अभी हम डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। तो ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आपका हो गया कंडक्टेंस G, और ये L बाई A को कहा जाता है सेल कांस्टेंट, जिसको G स्टार साइन से इंडिकेट करते हैं। यानी K बराबर हो गया आपका G इंटू G स्टार। यहाँ पर K क्या है, K हो गया आपका कंडक्टिविटी। अब इस कंडक्टिविटी का जो दूसरा नाम होता है, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहा जाता है। ये जो आपका कंडक्टिविटी है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहलाता है। तो K बराबर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G आपका हो गया कंडक्टेंस इनटू ये G स्टार जो है ये आपका सेल कांस्टेंट होता है। यानी कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इस पे बनते हैं और आपके पेपर्स में भी न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इसके बाद अभी हम लोग सेल कांस्टेंट पे बात करेंगे। यहाँ से देखिए, अगर आप इस कंडक्टिविटी का यूनिट को अगर आप निकालें, इधर देख लो, कंडक्टिविटी के यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो यहाँ से देखो ये होता है K इक्वल्स टू 1 बाई R इंटू L अपॉन A, यानी 1 बाई ओम इंटू लेंथ का तो मीटर होता है, ये आपका मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। यानी इसका यूनिट क्या हो सकता है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट होगा ये होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और इस ओम इनवर्स का दूसरा नाम होता है साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कह सकते हैं आप इसको, या फिर ओम इनवर्स को एक और लिखा जाता है, जैसे ओम इनवर्स होता है MHO सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है आपके यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हो गया। तो कंडक्टिविटी का यूनिट आपका ये भी होता है, ये भी होता है, और आपका साइमन पर सेंटीमीटर भी होता है। तो इन तीनों को आप कंडक्टिविटी के यूनिट के रूप में याद रखिएगा, ठीक है।
और मेरे बच्चों यही है आपका कंडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको ढंग से कॉपी में लिख लें, इसके बाद हम इसके आगे की बातें करते हैं। अब देखिए हम लोग सेल कांस्टेंट के बारे में थोड़ा बात कर ले कि सेल कांस्टेंट कहते हैं किसको हैं। तो देखिए सेल कांस्टेंट को G स्टार से इंडिकेट किया जाता है। सेल कांस्टेंट क्या है? द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज टर्म्ड एज सेल कांस्टेंट। यानी सेल कांस्टेंट जो होता है ये लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो होता है, यानी G स्टार इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर जो हम एरिया लेते हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, लेंथ जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से अगर आप इस सेल कांस्टेंट का यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट की अगर आप बात करते हो तो इसका यूनिट हो जाएगा लेंथ का सेंटीमीटर, इसका एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये कैंसिल आउट हो जा करके पर सेंटीमीटर या फिर पर मीटर इसका यूनिट हो जाता है। यानी सेल कांस्टेंट का यूनिट या तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा या मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, इसको कॉपी में लिखें। इसके बाद हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल अगर प्रेजेंट है और उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन का अगर हम कंडक्टिविटी कैलकुलेशन करें, कंडक्टिविटी मेजरमेंट करें, तो वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। यानी कि आप मोलर कंडक्टिविटी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ that volume of electrolyte which contains that volume of electrolyte which contains 1 mole of electrolyte, या conductivity of that volume of electrolytic solution कर दो, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर किसी वॉल्यूम में इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है तो इस कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है, इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। और इस मोलर कंडक्टिविटी को कैप m से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा m जिसको कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m, ये आपका लैम्डा m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी कि लैम्डा m का मतलब क्या होगा? लैम्डा m का मतलब होता है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। लैम्डा m इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब देखिए ये फॉर्मूला जो है वो हर कंडीशन में मान्य नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये हर कंडीशन में मान्य नहीं है। यहाँ पर V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ दैट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन which contains 1 mole of electrolyte in it, 1 mole of electrolyte in it। मतलब वैसे सॉल्यूशन का हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है और यहाँ वो वॉल्यूम जो होता है वो उसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। अब सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई वॉल्यूम दिया हुआ है जिसमें कि किसी मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसमें
किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक मोलैरिटी प्रेजेंट है या मोलर अमाउंट प्रेजेंट है, तो इस केस में सपोज कीजिए कि सपोज m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। V लीटर मत बोलो, V या तो V मिलीलीटर ले लो या फिर V क्यूबिक सेंटीमीटर ले लो, V ml और V cc ऑफ सॉल्यूशन। लीटर की बात नहीं करते, लीटर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। V मिलीलीटर या V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस केस में अगर 1 मोल की बात की जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन V अपॉन m cc और ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 मोल कितने में प्रेजेंट रहेगा? V अपॉन m में प्रेजेंट रहेगा। तो इस 1 मोल का जो वैल्यू है इसको उठाकर हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा V बाई m होगा। तो यहाँ पर अगर आप V बाई m को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि 1 सेंटी मतलब यहाँ पर जो अमाउंट होता है सॉल्यूशन का वो 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन, मान लो कि ये V ml जो तुम लिए हो, ये V ml का वैल्यू जो है वो 1000 मिलीलीटर है या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तब ये 1 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये काम करो, यहाँ पर तुम लिख दो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 मिलीलीटर। तो इस केस में यहाँ पर जो वॉल्यूम का वैल्यू हो गया V बराबर क्या हो गया? 1000 बटा में कैपिटल M। इस वैल्यू को उठा करके हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से कैप m का वैल्यू क्या मिल जाएगा? K इंटू 1000 अपॉन m, m बोले तो मोलैरिटी। यही होता है कैप m कैलकुलेशन का फॉर्मूला। यानी कि आपका जो कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी जो होगा, मोलर कंडक्टिविटी बराबर कंडक्टेंस इंटू सॉरी नॉट कंडक्टेंस, इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो नॉर्मेलिटी के लिए भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, चूँकि जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इंटू n फैक्टर। n फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम कैप m का जो वैल्यू रखेंगे वो हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है, नॉर्मेलिटी इंटू n फैक्टर। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो सकता है नॉर्मेलिटी को लेकर के, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों।